दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। बातचीत शुरू करें उससे पहले ये डिस्क्लेमर जो है हमको रखना होता है, हम रख रहे हैं और अब हटा भी रहे हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, आप सब उनसे परिचित हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा साहब। प्राचा साहब इस पूरे देश में जाने जाते हैं उनकी जो लड़ाई है चुनावी प्रक्रिया को लेकर, और विशेष रूप से जिस बात का मैं पक्षधर रहा हूं और मैं सालों से जिस मुद्दे को उठा रहा हूं वो भी उसी मुद्दे को लगातार उस गड़बड़ी के उस एंगल को उठा रहे हैं कि मशीन में बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। वोट चोरी का हमने देखा, तो मतदाताओं का डिलीशन, मतदाताओं की सूची में अपने हिसाब से एडिशन करना है, ये सब है, ये भी है। लेकिन मशीन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उन्होंने इस बात को सिद्ध करने के लिए चुनाव तक लड़ा और बड़ी लंबी लड़ाई उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोकसभा में जब लड़े तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर भी जो है बड़ी गड़बड़ी वाली बात जो थी उन्होंने रखी। कोर्ट में लगातार लड़ रहे हैं अभी भी। अभी अब जब जुड़ेंगे उनसे तो एक खबर भी है उनको उनके पास हम सबको देने के लिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर जो उनकी कानूनी लड़ाई है उसमें कुछ डेवलपमेंट है, तो वो भी हमको बताएंगे। और बिहार चुनाव में अब हम तो पहले से कह रहे थे कि भाई यही होना है, तो इसमें वो क्या टेक उनका है ये भी जानने की समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ही मेहुल भी रहेंगे, उनको भी कुछ सवाल है पूछने का मन, तो शायद वो भी पूछेंगे। तो हम दोनों को जोड़ देते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। प्राचा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जुड़ने के लिए। आपकी अब माइक म्यूट है सर। जी जी, बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए मेहुल भाई, मयूर भाई और मेहुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात का क्लैरिफिकेशन कर दूं, मैं एडवोकेट तो हूं पर मैं सीनियर एडवोकेट नहीं हूं, क्योंकि मैं ये सीनियर डेजिग्नेशन के सख्त खिलाफ हूं। आपने पहले भी मुझे कहा, हाँ आपने कहा तो मैं भी सीनियर पत्रकार नहीं हूँ। चलिए मैं हूँ, मैं तो बहुत यंग हूँ। ठीक है चलिए आप दोनों की बातों को मानिए। एज से कनेक्शन नहीं है। हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस बैठ के ये बताते हैं कि ये वकील साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रिय हैं, और उनको फिर हम लोगों से छोटा कोट दिया जाता है और सिल्क का गाउन पहनते हैं। तो ये अलग सिस्टम है। और एडवोकेट्स एक्ट में उनको लिखा हुआ है कि उनको पहले बोलने का चांस दिया जाए। अच्छा, तो ये अब एक तरफ तो हम जैसे गरीब वकील खड़े हैं और दूसरी तरफ कोई ऐसा वकील खड़ा होता है जिसको पहले बोलने का चांस ऑफिशियली है, और दूसरा जिसके लिए पूरी हाई कोर्ट ने ये बोला है कि ये बेटर वकील है। तो ये आर्टिकल 14 का वॉल्यूशन मानता हूँ। अच्छा, इसलिए नहीं सर, मैं गलती से भी आपको सीनियर एडवोकेट नहीं होगा, मैं माफी मैं इसको गाली के रूप में लेता हूँ, तो कृपया करके मुझे गाली ना दें। नहीं सर, मैं आपको कैसे दे सकते हैं। तो भाई जो सीनियर नहीं है लेकिन बहुत अच्छे एडवोकेट है, ऐसे महमूद प्राचा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब सर आते हैं जो आप हमारी जो आज की बात है, आज का जो मुद्दा है उस पर। पहले तो मेरे ख्याल से वो खबर अगर आप हमारे दर्शकों को दे दें जो कि आपने बताया, बड़ी मुझे भले मतलब शुरुआत हुई है उसमें लेकिन कुछ अच्छी खबर है। 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान जो मशीन के द्वारा गड़बड़ी हुई उसको लेकर आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लीगली जमीनी लड़ाई जो लड़ रहे हैं, उसमें क्या है कुछ डेवलपमेंट, कुछ आप प्लीज बताएं जो आप है वो दर्शकों तक। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये जो संविधान बचाने की लड़ाई है या देश बचाने की या लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ये कोई 2020 का मैच नहीं। इसके लिए अगर आप कोई मुद्दा उठाएं तो अगर अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे तो आप उस मुद्दे का नुकसान करेंगे, उसके प्रति आप वफादार नहीं। तो हम लोगों ने जो एक 2024 के चुनाव से पहले बहुत रिसर्च करके सोच समझ के एक मुद्दा उठाया था कि जो ईवीएम की मशीनें हैं वो गैर कानूनी हैं और पेपर बैलेट से चुनाव कराना कानूनी है, और ईवीएम की मशीनें एक ऐसा तरीका है वोट चोरी करने का, फर्जीवाड़ा करने का, जो अगर रोक दिया जाए तो आरएसएस और बीजेपी की जो और इलेक्शन कमीशन भी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उसके मिल जाएं, जितने दूसरे तरीके इख्तियार करते हैं,
तो वो उनको जीत दिलाने में काफी नहीं होंगे। ये एक अकेला तरीका ऐसा है जिसको अगर हम रोक लें या इसकी जो मैनिपुलेशन की ताकत है उसको किसी हद तक कम भी कर दें, जब तक हम इसको रोक नहीं लेते, तो ये बीजेपी और आरएसएस के राह में सबसे बड़ा रोड़ा होगा और ये उनकी विक्ट्री जो वोट चोरी से जो जीत हासिल करते हैं वो रोकने में सक्षम अकेला इशू है ऐसा। जी, मैं स्लीपर सेल्स के बारे में बोलता आया हूं और स्लीपर सेल्स सिर्फ बड़ी बड़ी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है, हम और आपके जैसे जो सोशल वर्कर हैं, जो अच्छे लगने वाले जर्नलिस्ट हैं, जो जेन्युइन लगते हैं, उनमें भी स्लीपर सेल्स हैं। हाँ। और मोदी जी और अमित शाह जी ने जो सिंगल मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आरएसएस और बीजेपी ने दे रखी है अपने सारे स्लीपर सेल्स और वर्कर को, कि कुछ भी दुनिया में आप कर लो, उनको गाली दे लो, अडानी का आदमी बोल दो, कुछ बोल दो, अंबानी का यूसुफ लुलू कुछ भी बोल दो, देश लुटा दिया, चाइना के सामने सरेंडर कर दिया, ट्रम्प साहब से सरेंडर करा दिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस एक ईवीएम का मुद्दा मत उठाने दो, बाकी कुछ भी करो आप, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईवीएम उनको जड़ बुनियाद से हिला देगा। तो हमने ईवीएम की लड़ाई शुरू की, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने उसको माना और हमसे पहले भी माना। मयूर जी, आप तो हमसे पहले से, बहुत पहले से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग, कोलसे पाटिल साहब हैं, देवा सायन साहब हैं, जस्टिस ये प्यारेलाल, डॉक्टर प्यारेलाल हैं, ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो हमसे पहले से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं, मैं तो अभी 1.5-2 साल ही। तो इसकी लेकिन लड़ाई हमने पकड़ी, तो एक तो सड़क पे आंदोलन किया, उससे ये हाईलाइट हुआ। दूसरा, हमने कानूनी लड़ाई भी लड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाके नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी 50 के करीब पिटीशन डिसमिस कर चुका। और ग्राउंड उसमें दो ही होते हैं कि एक तो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट उस पे विश्वास ना करके पिटिशनर्स यानी कि एनजीओ पे विश्वास कैसे करे। दूसरा, कोई पुख्ता सबूत आप लोग लाते नहीं है और बिना सबूत के आप सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। अब पुख्ता सबूत लाने के लिए ईवीएम को इलेक्शन कमीशन टच नहीं करने देता किसी को, तो बड़ा लॉगी जैम फंसा हुआ था, एक पशोपेश की स्थिति थी। तो हमने ये देखा कि ईवीएम को हाथ में लेने का एक ही टाइम आता है जब कोई इलेक्शन लड़े। तो हमने इसीलिए रामपुर का इलेक्शन भी लड़ा और उसमें हमने एक सीरीज ऑफ पिटीशंस डाल के अलग अलग हाई कोर्ट्स में भी डाली, यूपी में, दिल्ली में, एक हमने ग्राउंड तैयार किया कि कैसे हम ईवीएम की लड़ाई को जीत सकें, क्योंकि लड़ाई वही होती है, बाकी सब तो मुंह दिखावा होता है, जो जीत का टारगेट रख के लड़ी जाए और जीत की तरफ भले ही हम कमजोरी की हालत में हैं या कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन एक एक कदम बढ़ाते रहे। तो उसी कड़ी में हमने ये वीडियोग्राफी की जो सिक्योर कराया था दिल्ली हाईकोर्ट से ऑर्डर करा के कि सभी चुनाव में कानून के अनुरूप फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग से लेके ईवीएम की और वोटिंग के बाद तक की सारी वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज रखी जाएगी, प्रिजर्व की जाएगी और की भी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये था कि वीडियोग्राफी दे दीजिए हमें। 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वीडियोग्राफी मेरे पास है और वो काफी है ये दिखाने के लिए कि ईवीएम से कितना बड़ा फर्जीवाड़ा होता। अच्छा। लेकिन ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ जुड़ी, लेकिन हाथ छुड़ा के भाग गए। हमारे कुछ अपने साथी भी थे जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर गए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो ईवीएम की बात ही भूल गए आज। लेकिन हम नहीं भूले, हमने एक पार्लियामेंट स्ट्रीट में भी जाके कंप्लेंट कराई कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स, वो मैं आपको कंप्लेंट दिखा दूं, ये हमने 14 जून को कराई थी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में। जी 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 जी, आपके दर्शक पढ़ सकते हैं इसे कि ये इलेक्शन कमीशन आपको फुल स्क्रीन करता हूँ, आपको फुल स्क्रीन करता हूँ, तो आप फिर से दिखाइए, तो मैं फुल स्क्रीन आपको ही करता हूँ, मैं रिमूव। जी मैंने दिखा दिया वो, जी जी दिखा दिया। तो ये पहला स्टेप था। अब अमित शाही पुलिस है दिल्ली में, तो वो तो क्या एफआईआर करती। फिर हम उसके बाद हम मजिस्ट्रेट की अदालत में गए कि आप ये एफआईआर दर्ज कराइए। उन्होंने पुलिस ने ये रिपोर्ट दी कि हमने इलेक्शन कमीशन से भी पूछा और लंबा चौड़ा इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया और ये कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 50 के करीब पिटीशंस हार चुके हैं, इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती। लेकिन वो तो कोई जज साहब ने भी, मजिस्ट्रेट साहब ने नहीं माना, लेकिन हमारी मजिस्ट्रेट साहब ने पिटीशन डिसमिस इस बात के लिए की कि
पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन को कोई हक अधिकार नहीं है पूरे देश के इलेक्शन के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सके। उसके बाद डिसमिस होने के बाद हम अदालत में ऊपर सेशंस कोर्ट में गए और सेशंस कोर्ट ने शो कॉज नोटिस इशू किया है जो रिस्पोंडेंट्स हैं। अब रिस्पोंडेंट्स कौन कौन है इसमें, ये बड़ी मजेदारी वाली बात है। जो हमने जो वादा किया था देश की जनता से कि राजीव कुमार जी को और उस समय के जो इलेक्शन में गड़बड़ी करने वाले इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको और दूसरे अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी के और जो बीईएल और ईसीआईएल में जो डायरेक्टर्स भारतीय जनता पार्टी ने लगा के ये ईवीएम की मशीनों में हेराफेरी कराने की स्कीम सारी की है, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो उसमें एक बड़ी सफलता मिली है कि ये राजीव कुमार जी हैं जिनको नोटिस हुआ है, मैं और मिस्टर सुखबीर सिंह संधू साहब जो अभी भी सिटिंग मेंबर हैं, मिस्टर मनसुख भाई, श्यामजी भाई खचारिया हैं जो बीईएल के डायरेक्टर बीजेपी द्वारा बनाए गए थे उनको, शिवनाथ यादव साहब को जो भी बीईएल के डायरेक्टर जो ईवीएम की मशीनें बनाते हैं, मिस श्यामा सिंह वो भी बीईएल की डायरेक्टर, और डॉक्टर पार्था सारथी जो ईसीआईएल के डायरेक्टर हैं, इन सभी लोगों को, और कृष्णा बिहारी राय साहब जो भी ईसीआईएल के डायरेक्टर्स हैं, ये उनको नोटिस जारी हुआ है। तो हमारी जो ईवीएम के खिलाफ लड़ाई वो धीरे धीरे करके हम एक तरीके से घेराबंदी हमारी पूरी हो रही है और अल्टीमेटली हम ईवीएम को खत्म कराने के लिए एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बीच में ये जो राहुल जी ने जो प्रेजेंटेशंस की, ये दोनों एक ईगल ग्रुप बना। मेरा ये मानना है कि ये ईगल ग्रुप भी बना इसलिए था कि ईवीएम की तरफ से ध्यान हटा के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, उसके बाद एसआईआर की जो एक आंदोलन शुरू हुआ उसमें भी एक डाइवर्जेंट टैक्टिक्स थी, क्योंकि ये सभी तरीके जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं जिता सकते, क्योंकि जनता हरा देगी। इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में लोग नफरत करते हैं आरएसएस और बीजेपी से कि ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और फर्जी वोट डालना, पैसे देके वोट डलवाना और पैसे देके लोगों के निशान लगवाना, पुलिस के जरिए वोटर परसेंटेज गिरवाना, वोटर परसेंटेज बढ़वाना, ये सब बीजेपी को जिताने में कामयाब नहीं होगा। ये बात वो जानते हैं, जनता हरा देगी। अल्टीमेटली जो मेन गड़बड़ी होती है, एक अकेली गड़बड़ी जो सब पे भारी पड़ जाएगी बीजेपी की सब चालों पे, आरएसएस की, वो है ये वोट में गिनती में गड़बड़ी करते जी। मयूर जानी जी पूछना चाहते हैं? सॉरी। हाँ, मैं सर एक्चुअली हमारे दर्शकों के लिए, अब आपने बहुत एक तो मतलब अच्छी खबर सुना है कि भाई पटियाला कोर्ट से जो है आपने वहां से एक नोटिस जारी हुआ है, इसमें शोकॉज नोटिस। अब ग्राउंड्स क्या है उसमें, मतलब एक दर्शकों के लिए जरा कुछ बता दें। देखिए, ग्राउंड बुनियादी तौर पे 5-7 मजबूत ग्राउंड है उसमें। पहला ग्राउंड तो उसमें यही है कि ये जो ईवीएम से चुनाव कराने की प्रक्रिया है, ये पहला तरीका नहीं है कानून में जी। तो और जो तरीका है वो 61 कैपिटल ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिखा हुआ है, उसका जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पालन किए बगैर ये ईवीएम से पूरे देश में चुनाव करा रहे हैं। इसलिए ये एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत हो रहा है बीजेपी को जितवाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें जो सोर्स कोड होता है और जो इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, ये सब विदेश से आते हैं। जो इसका चिप होता है ना, ये विदेश से बन के आता है, वो भी साजिश के तहत, क्योंकि ये कोई इलेक्शन कमीशन नहीं बना रही है, मतलब जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हालांकि वो आजकल उसके भ्रष्ट अधिकारी बीजेपी और आरएसएस के मेंबर्स की तरह ही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुंह दिखाने के लिए भी ये चिप्स जो है बाहर से बनती हैं। कहां से बनती हैं किसी को पता नहीं। ये मशीनें जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं कि मशीनों के ऊपर, ईवीएम की तीनों मशीनों के ऊपर जो कंट्रोल यूनिट है, बैलेट यूनिट है और वीवीपैट है, इसके यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होंगे, इनके सीरियल नंबर होंगे जो कि इनमें एम्बॉस्ड होंगे, मशीनों के अंदर गुदे हुए होंगे। ये गुदे हुए ना होके ये चिपकाने वाले लगाते हैं जो कि कभी भी बदले जा सकते। इस तरीके की बातें ये ईवीएम के बारे में। फिर जो ईवीएम को जो ट्रांसपोर्ट करने का तरीका है उसमें भी गड़बड़ करते हैं, ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करते। जो सील करने का तरीका है, और मैंने कुछ वीडियोस भी शेयर की थी ना कि जो स्ट्रांग रूम से लोग ईवीएम की मशीनें निकाल के और अंदर रख रहे थे,
इस तरीके से उसको प्रॉपरली सील भी नहीं किया जाता। यानी कि जो प्रोटोकॉल, देखिए चुनाव आयोग क्या कहता है, चुनाव आयोग ये कहता है ना कि ये मशीनें, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, ईवीएम की मशीनें चुनाव कराने के लिए सेफ हैं, मगर सेफ इसलिए हैं क्योंकि हमारा एक बहुत ही मजबूत प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, वेरियस सेफगार्ड्स हैं, सिक्योरिटी है, हर पॉइंट पे हमने इसका एक चौकीदार खड़ा कर रखा है जो कि इसको सेफ बनाता है, वरना अदरवाइज ये सेफ नहीं। तो अगर ये प्रोसीजर, यही बात हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एफिडेविट में इलेक्शन कमीशन से हासिल की, सुप्रीम कोर्ट में जो एडीआर का केस हारे थे उसमें भी अगर आप जजमेंट ध्यान से पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि इतने सारे सेफगार्ड्स हैं, जिसमें वीडियोग्राफी एक अहम सेफगार्ड है, दिल्ली हाई कोर्ट की मेरी जजमेंट में लिखा हुआ है, इनकी वजह से ईवीएम से चुनाव कराना सुरक्षित है, सेफ है। तो वो प्रोसीजर भी फॉलो नहीं होते। और दूसरा हमने ये कहा कि इसके सारे सबूत जो हैं वीडियोग्राफी में मौजूद हैं, इसलिए वीडियोग्राफी हासिल की जाए। और बीजेपी ने, आरएसएस ने अपने डायरेक्टर्स भी, मतलब अपने मेंबर्स को इन दोनों कंपनीज में जो कि जिनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं ये मशीनें बनाने के, उसमें भी अपने डायरेक्टर्स को बना दिया है। और ये सारी साजिश जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में रची जाती है और उसके लिए फाइल्स भी सीज की जाए। ये मोटा मोटा हमारा केस था। इसमें बहुत सारे पैसों का भी हेरा फेरी होती है, क्योंकि जो पैसे जिस फंड में जाते हैं, जाने होते हैं, उसमें धांधली भी इसमें नजर आएगी। और क्योंकि चुनाव जो गैर कानूनी है, उससे जो सरकारें बनी वो खुद अपने आप में गैर कानूनी हो गई, तो जितना भी पैसा खर्च हुआ है वो भी अमानत में खयानत है। ये हमारी मोटा मोटा कंप्लेंट थी, जिसके हमने सबूत भी नत्थी किए थे अपनी कंप्लेंट के साथ। तो उस पे क्योंकि वो तो आपके केस में कहा ना, अभी जो मामला आया कि वो फुटेज तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ये कहा गया ना। जी, ये हमने उनको मजबूर किया। उसकी भी मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं। जब हमने हरियाणा, किसी को उम्मीद तो थी नहीं कि ना कोई पॉलिटिकल पार्टी साथ दे रही है, ना कोई कुछ दे रहा है, तो हम अपने अकेले ऑफिस से क्या क्या चमत्कार कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत करते रहे, और ऊपर वाले की भी मदद रही बहुत। इसमें मैं ये भी कहूंगा कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर कर ही दिया डिस्पाइट ऑल ऑपोजिशंस के 90 की 90 सीटों की वीडियोग्राफी दे दो। अब देखिए, हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को झूठा ठहराने का, देशद्रोही ठहराने का, क्या क्या कुछ और भी ठहराने का सबसे आसान तरीका मोदी जी और अमित शाह जी के पास, आरएसएस और बीजेपी के पास था कि देखो ये इतना बड़ा इल्जाम हमारे पर लगा रहे हैं, पूरे चुनाव को ही झूठा ठहरा रहे हैं, ये तो आतंकवादी देशद्रोही हैं, ये रही वीडियो फुटेज, आप देखो हमने कितनी ईमानदारी से चुनाव कराए। हाँ, बताना चाहिए था, दे देना चाहिए था। हाँ, और लेकिन है क्या स्थिति, मैं थोड़ा ड्रामेटिक अंदाज में बता रहा हूं, जान दे देंगे लेकिन वीडियोग्राफी नहीं देंगे। भाई हम लोगों को फंसाने का, फांसी चढ़वाने का। मैं थोड़ा अपने हिसाब से करेक्शन कर रहा हूँ। हाँ सर, जान ले लेंगे, देंगे तो ले लेंगे, लेकिन वीडियो जानकारी नहीं देंगे सर। हाँ, तो जान ले सकते। क्यों? क्योंकि उससे हम देशद्रोही नहीं साबित होंगे, वो लोग होंगे जो ये। तो उसके आगे चलते हैं। उसके तुरंत बाद बिजली की गति से इन्होंने कानून चेंज कर दिया, सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर। उससे भी इन्हें लगा कि अब भी नहीं हार रहा है, इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में भी लगा रखा है। दिल्ली हाईकोर्ट में अब पीछे से, जो कि पब्लिक डोमेन में बहुत धीरे से कहीं आया होगा तो आया होगा, इन्होंने एक और गड़बड़ी की। हमारा केस 2023 से चल रहा है, 2024 से, सॉरी 24। इन्होंने 2025 की मई में एक और छुपे एक और कानून में बदलाव लाया, अपने जो डायरेक्शंस होते हैं उनके, उसमें कानून में नहीं, डायरेक्शंस में, कि हम 45 दिन के बाद ये वीडियोग्राफी डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, लेकिन वो तो आने वाले समय के लिए होगा ना, पिछला क्या करेंगे? तो इनको लगा ये चेंज करना भी काफी नहीं रहेगा, हम पकड़े फिर भी जाएंगे। बिल्कुल। तो हमने इनको इतनी घेराबंदी कर दी कि इन्होंने एक बहुत बड़ा सीनियर एडवोकेट किए वहां पे, ये बताने के लिए
कि देखो जी ऐसा है, अब मैं थोड़ा सा पैराफ्रेज करूंगा, हमने चोरी के सबूत मिटा दिए, मतलब चोरी तो की हमने, सबूत मिटा दिए, हम वो दे नहीं सकते अब, क्योंकि सबूत हमने खुद वॉलंटरली कानून बदल के, जबकि ये केस भी पेंडिंग था और कानून में डायरेक्शन ये है कि वो सुरक्षित रखे जाएंगे जब तक कि कोई कोर्ट में केस चल रहा हो, हमने चोरी और सीनाजोरी करके जला दिए। ये हमने एक तरीके से उनको मजबूर किया ये स्टेटमेंट देने के लिए, और ये हमारे काम आएगा अब एक और धारा ऐड कराने के लिए उस कंप्लेंट में जिसका मैंने जिक्र अभी किया है। लेकिन मजेदारी की बात क्या है, राहुल गांधी जी ने जो इतनी लंबी लंबी करोड़ों रुपए खर्च करके जो अपनी वो रोड चोरी की बात की थी, मैं बोल रहा हूं ये बात मैं तस्लीम करता हूं कि उसमें दम है, लेकिन वो सबसे बड़ी खराबी नहीं है, वो एक बहुत खराबियों में से एक खराबी है, एक, और उससे वोटों की इतनी हेराफेरी नहीं हो सकती कि जिससे बीजेपी चुनाव जीत जाए और विपक्ष चुनाव हार जाए। तो आज उन्होंने जो पिन ट्वीट अपना कर रखा है, आपके दर्शकों से भी मैं गुजारिश करूंगा देखें जाके उसे, राहुल गांधी जी का पिन ट्वीट है। मेहुल दिखाओ, अगर राहुल गांधी की वॉल में अगर वो ट्वीट पिन है तो जरा यार दिखा दो एक्स पर, तो स्क्रीन शेयरिंग ढूंढ लेता हूँ। वो आएगा, हाँ वो दिखा देंगे अभी। हाँ, तो उसमें भी मेरे वाला जो हमने मजबूर करके इलेक्शन कमीशन से जो एक तरह से चोरी की कन्फेशन कराई वो लगा रखा है। तो मतलब साफ है, राहुल गांधी जी के मन में, खड़गे जी के मन में, प्रियंका गांधी जी के, सोनिया गांधी जी और अखिलेश यादव जी के और ये मायावती जी के और तेजस्वी यादव साहब के मन में ये बात साफ है कि गड़बड़ी की मुद्दा जड़ बुनियाद ये है ईवीएम, और उसको ये उठा नहीं पा रहे, स्लीपर सेल्स इन पे इतने भारी हैं। और मैं भी ये तस्लीम कर रहा हूं कि अब स्लीपर सेल्स ने हमें हरा रखा है, लेकिन हम स्लीपर सेल्स को हराएंगे, ये हमारा भी वादा है। और हमने अब ये अल्टीमेटम दिया है इन पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े लीडर्स को, या तो आप इन स्लीपर सेल से मुक्त हो जाओ, अगर आप अपनी पार्टी से निकालते भी नहीं, आइडियली तो यही अच्छा रहेगा कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी से इन्हें निकाल दो जी, अगर नहीं निकालते तो इनकी बात सुनना बंद करो आप, और हम लोगों की बात जो है मशीनों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ो, ईवीएम के वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज की लड़ाई लड़ो। और बिहार में इसको थोड़ा नीचे और कर दें, ऊपर कर दें इसे, और तो वो न्यूज भी आ जाएगी हमारी वाली सीसीटीवी फुटेज में। ये मेरा ही ऑर्डर है, स्क्रॉल डाउन करो, हाँ स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप, हाँ ये सीसीटीवी फुटेज, ये मेरे ही मेरा ही ये केस है जिसमें ये हाई कोर्ट में उन्होंने एक तरीके से आके इकबाल जुर्म किया कि हमने ये कर दिया। रॉबर्ट वाड्रा साहब वो तो घर में डिनर टेबल पे और लंच टेबल पे बात करते ही होंगे ना, तो उन्होंने भी अभी एक इंटरव्यू में मैंने देखा है उनको, एएनआई में शायद दिया था उन्होंने भी ये कहा कि मत पत्र से चुनाव करा लो बिहार के, फिर जीत के बताओ। तो यानी कि जो टॉप लीडरशिप के दिल की मन की बात है, मुझसे पहले से राहुल जी बोल रहे हैं बात, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं। राजा की जान तोते में है, ये राहुल गांधी जी के शब्द है, मेरे नहीं है, मैं तो बाद में आया हूं इसमें जी। लेकिन स्लीपर सेल्स इतने ताकतवर हैं कि मेरे सारे मुहिम को बर्बाद कर दिया और डाइवर्ट कर दिया उस तरफ जिसका छोटा सा जो एक माय वर्ड अगेंस्ट योर वर्ड है। इलेक्शन कमीशन ने तो बोल दिया जी कि ये जो वोटर लिस्ट में धांधली हुई है, हो सकता है तुम नहीं कराई हो, बीजेपी ने कराई है, इसका क्या आपके पास सबूत है? तो वो बात तो फिर, लेकिन हमारी बात तो सीधी सीधी है, वीडियोग्राफी मैंने तो की नहीं है, इलेक्शन कमीशन की है, वो मैं हासिल कर ही लूंगा अदालत के जरिए। फिर दूध का दूध और पानी का पानी है, इसमें ना कोई बहस, ना कोई मतलब डिस्प्यूट कि आपकी है और आंखों से देख लो कि कितनी चोरी हो रही है या कितनी ईमानदारी से हो रहा है। मगर मेरा एक दावा है, मैं ये आपके माध्यम से इन सब पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से बोल भी रहा हूं, मुझे आप मोदी जी, अमित शाह जी वीडियोग्राफी ना दें, सबकी ना दें, सिर्फ एक ईवीएम मशीन की, एक ही ईवीएम मशीन की, किसी भी चुनाव की वीडियोग्राफी एंड टू एंड, एफएलसी से लेके, जो कि मैंडेटरी है, कानूनी बाध्यता है उसको मानने के लिए, और वोट के बाद जब स्टोर की जाती हैं ईवीएम मशीनें, सिर्फ एक सेट ऑफ मशीन्स की सीसीटीवी और फुटेज दिखा दें कि हमने कानून का पालन किया है एंड टू एंड, और
मुझे फिर फांसी की सजा दे दे। अगर इन्होंने एक मशीन पे पूरे सारे इलेक्शंस में, बता रहा हूं मैं आपको जी, अगर ये नहीं दिखा पाते तब तो मेरी बात में थोड़ा सा वजन है। सिर्फ एक मशीन का कह रहा हूं मैं, सारी मशीनें नहीं मांग रहा हूं। बिल्कुल सर, सिर्फ बिल्कुल। एक बूथ की एक सेट ऑफ मशीन्स का दिखा दें एंड टू एंड। और अगर ऐसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जो दावे किए गए, जो इलेक्शन कमीशन का स्टैंड है कि हमारी मशीनें सेफ इसलिए हैं कि इतने सारे सेफ गार्ड्स हैं, अब जब वो सेफ गार्ड्स ही नहीं है तो फिर मशीनें सेफ नहीं है। इतना सा नटशेल में हमारा केस है। ये राहुल जी को भी पता है, विपक्ष के सारे नेताओं को, ये मेरा आर्गुमेंट पब्लिक डोमेन में दसियों बार है। अब ये कौन सी करोड़ों रुपए खर्च करके एक्सरसाइज करते हैं, इनके स्लीपर सेल्स इन्हें कहां ले जाते हैं, इनकी मर्जी है। जन आंदोलन करना पड़ेगा। 20% हम अदालत में, जो मैं जो एक फॉर्मूला देता हूं ना मयूर जी, अगर हमें कोई तरह का बड़ा मुद्दा जीतना है, किसान आंदोलन जैसा जो CNRC का और अब जो SIR का है, उसका फॉर्मूला सीधा सीधा है 80% जन आंदोलन पीसफुल प्रोटेस्ट, 20% अदालत में, इन दोनों के बीच में। मैं ये समझता हूं कि हमने 20% से कहीं ज्यादा हिस्सा अपना निभा दिया है। हम आंदोलन करने के लिए भी, आपको तो पता ही है, हम लाठी गोली खाने के लिए भी सबसे आगे रहने को तैयार। जनता तैयार है, मैं क्या तैयार हूं, मुझे तो जनता बोलती है, मैं वही करता हूं। तो स्लीपर सेल्स को अगर ये नहीं हटाते तो हमारा अल्टीमेटम ये है 15 दिन बाद क्योंकि ऐसा नहीं है, बाबा साहब ने तो ये भी एनविसेज की थी सिचुएशन के जब पक्ष और विपक्ष अगर दोनों ही मिलकर देश बेचने लगे, या विपक्ष इतना कमजोर या बुजदिल हो जाए कि वो पक्ष को रोक ही ना पाए, वो पूरा देश बेचने लगे, जैसा आज हो गया जी। अब इलेक्शंस को चैलेंज करने की ताकत सेक्शन 86 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में किसी भी वोटर को भी है। तो बिहार की जनता से मैंने ये गुजारिश की है कि 15 दिन तक देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। अगर ये मजबूत केस फाइल करके बिहार के सारे इलेक्शन कैंसिल कराते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं उसमें, तो ठीक। नहीं तो एक एक इलेक्टर हर एक विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन पिटीशन डाले, हम उसके तरीके भी बताएंगे, पब्लिक डोमेन में जाके बताएंगे, और बिहार के चुनाव रद्द करा के पेपर बैलेट से दोबारा चुनाव करा के इस सरकार को के झूठे जो झूठी सरकार है, झूठे वोटों की सरकार है, इसको हटा के एक नई रास्ता खोलेंगे पेपर बैलेट से चुनाव कराने का। ये हमारा मोटा मोटा प्लान है। लेकिन दुआ करते हैं कि ये स्लीपर सेल्स को हटा के हम लोगों की बात सिर्फ अपने ट्विटर हैंडल पे ही ना डालें, हमारी बात सुन के उस रास्ते पे अमल भी करने लगे। देश बचेगा तो भगत सिंह के रास्ते से बचेगा। कुर्बानी मांगता है देश। ये आई वॉश नहीं कि हमने एक रैली कर दी, हमने अपने वर्कर्स को अवेयर कर दिया। मयूर जी, बहुत हास्यास्पद बात है, कांग्रेस के वर्कर जो है ना, मैं खुद कांग्रेस का वर्कर रहा हूं, उनको इलेक्शन के बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ आता है। ये जो स्लीपर सेल्स है ना, जो ये बड़े बड़े नेता बने हुए हैं, ये जाके अब इन वर्कर्स को क्या समझाएंगे, इनको कुछ आता नहीं खुद भी, जो उनको आता है वो भी खराब कर देंगे उन्हें। अब उसकी एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिनको वर्कर्स को ट्रेनिंग ये लोग देंगे जिनको जीरो नहीं आता। मतलब कितनी ज्यादा मजाहिया बात है। क्या बताएंगे ये वेणुगोपाल को क्या आता है, जयराम रमेश साहब को क्या आता है, पवन खेड़ा को क्या आता है? कुछ नहीं आता इनको। जो वर्कर्स को आता है उनको भी कंफ्यूज कर देंगे। और दूसरा, अगर वर्कर्स को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें हौसला देने की आवश्यकता है। आप पीसफुल प्रोटेस्ट करो, हमारी वकीलों की टीम तुम्हें बचाएगी, हम पूरी ताकत से नेतृत्व तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। अब ये स्लीपर सेल्स खड़े रहेंगे, अगर ये परमिशन लेके जितनी क्रिटिसिज्म करते हैं, ये अमित शाह साहब से परमिशन लेके करते हैं। बोलने की औकात नहीं है किसी भी स्लीपर सेल की अपने इंडिपेंडेंटली, जैसे हम बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं, इनकी औकात नहीं है। ये तो परमिशन आती है, इनके पास स्क्रिप्ट आता है, जैसे ओवैसी साहब के पास आता है, ऐसे ऐसे बुराई करो, वैसे वैसे बुराई करते हैं। और हमें तो सब पता है ना सबकी असलियत। तो ये स्थिति है। जब तक इस स्थिति से हम पार नहीं पाएंगे, जनता को खुद खड़ा होना पड़ेगा। अगर 15 दिन के बाद भी अगर ये हमारी बातें नहीं सुनते, तो जनता और आरएसएस बीजेपी के बीच में डायरेक्ट ये संघर्ष होने वाला है, ऐसा हमारा मानना। मेहुल को कुछ अगर पूछना हो तो देखो, मेरी बात का तो समाधान हो गया, और मैं समझ रहा हूँ कि दर्शक इस बात को बड़ी गंभीर बात थी, महत्वपूर्ण बात थी। अब अगर मेहुल भाई का कोई सवाल हो तो वो आप। सर, मेरा तो ऐसा मानना है कि आप तो वरिष्ठ तो नहीं है पर वकील है, मैं छोटा मोटा पत्रकार हूं, और मुझे अभी पता नहीं, मुझे ना विपक्ष पे भरोसा रहा है, ना मेरे को न्याय तंत्र पे भरोसा रहा है।
तो आप क्या मानते हैं कि आपको लगता है कि इस देश में न्याय जैसी कुछ घटना रही है? क्योंकि सीजीआई को भी देखा है, उसके घर में वो जाके गणपति की आरती करते हैं मोदी साहब, और ये ब्रह्मांड पुरुष हमारे गुजरात में उन्होंने बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो सबको खाने देते हैं और पूरा रोज खाते हैं। तो इस देश में न्याय तंत्र बचा है कि नहीं बचा है, मैं इतना जानना चाहता हूँ। आप बतौर लॉयर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। लॉयर के जवाब से पहले मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। आपने एक बात थोड़ी सी गलत बोल दी। सबको खाने देते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हाँ, दो लोगों को खाने देते हैं, दो लोगों को खाने दे तो उनसे अच्छा लीडर कोई नहीं होगा। वो खुद भी खाएं और देश की सारी जनता को खिलाएं भी, तब तो उनसे अच्छा 80 करोड़ लोगों को तो मुफ्त में खिलाते हैं ना वो। हाँ, वो चाय बेच के जो पैसे इकट्ठे किए थे उसी से तो खिला रहे हैं। वो तो मुझे अरे सर, मैं तो आज तो चाय वाले से भी मैं तो खफा हो गया। मतलब चाय वाले सब चाय वाले बोगस होते हैं। पर ठीक है, तो मेरे को ये जवाब आपको कितना भरोसा है, आपको कितना भरोसा है न्याय तंत्र पे? अभी मैं आप उसी पे आ रहा हूँ। लेकिन चाय वाले नहीं होते खराब, जो चाय वाले बनने का नाटक करते हैं वो खराब होते हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अच्छे होते हैं, जो प्रधानमंत्री बनने का नाटक करते हैं वो खराब होते हैं। जी ये नाटक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री थोड़ी हैं। ये तो ईवीएम के पीएम है, ये प्रधानमंत्री जनता के थोड़ी हैं। तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा। देखिए, हम लोग पहले तो अम्बेडकरवादी हैं बाबा साहब, और ये हमारा विश्वास है कि इस संविधान और इस संवैधानिक संस्थाओं पे कितना भी हमला हो जाए, लेकिन ये सक्षम है कि देश का संविधान, देश का लोकतंत्र और देश को बचा सके। पहले तो हमारा ये अकाट्य मामला है और हम इसको धीरे धीरे करके प्रूव भी करते जा रहे हैं। देखिए, यही अदालतें हैं जिससे हम भी ऑर्डर लेके आते हैं। कोई हम अपने आप तो लिख नहीं लेते ऑर्डर। तो लेकिन हम लोगों की बात आंखें भी कब खुली? हम लोग भी अपने आराम से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे और दूसरी जगह इंटरनेशनल लॉ कर रहे थे। 2018 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। हम लोगों ने भी बहुत कुछ गलत चीजें देखी, सही, और खुद आपके ही राज्य के गुजरात के महान व्यक्ति थे जो कि मोदी जी के गुरु हैं, अमित पटेल साहब, और इन सब तीनों की तो तिकड़ी थी ना। तो ये मिलके ही गेम खेल रहे थे, सारा नूरा कुश्ती चल रही थी बहुत सालों से। खैर, तो उन्होंने भी हम पे डकैती का मुकदमा डलवाया क्योंकि हम उनकी एक लैंड ग्रैबिंग की, एक मुस्लिम समुदाय की लैंड ग्रैबिंग को रोक रहे थे। तो हम लोग बहुत चीजें देख रहे थे, लेकिन हम लोग अंदर से हिल गए जब 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सिटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला हमारे ऊपर दबाव है, जनता आए और हमें बचाए। उसके बाद से हमने सड़क पे आंदोलन शुरू किया है। वरना जो लोग एक बार सुप्रीम कोर्ट में एसी कमरों में चले जाते हैं ना, उनका बहुत ज्यादा मन नहीं करता है बाहर आने का। ये प्रैक्टिकल स्थिति है। जज लोया का एग्जांपल आपके सामने है, जस्टिस चंद्रचूड़ की जजमेंट आपके सामने। मैं बाबरी मस्जिद की जजमेंट को उनकी बुरा मानता हूं, जो कि उन्होंने बता दिया कि हमने नहीं लिखी थी, बाहर से तीनों 5 जजेस ने नहीं लिखी थी, बता दिया उन्होंने, आउटसाइड से लिखी थी। मैं उसको भी बुरा मानता हूं, बहुत बुरा मानता हूं। लेकिन जज लोया का सबसे बुरा, मतलब इससे ज्यादा गंदा और घिनौना काम दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जो फैमिली है, जो तुम पे डिपेंडेंट है, जिस फैमिली के तुम हेड हो, उसके लिए तुम ऐसा ऑर्डर पास कर रहे हो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन भी कोई नहीं करेगा। एक बंद लिफाफे में जो चीज आई है उसको पक्का मान के इस चीज की इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अमित शाह साहब का नाम था, आने वाले मतलब अनंत काल तक कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करेगा। ऐसा गंदा घिनौना काम अगर हमारे सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जजमेंट के रूप में किया, जिस जजमेंट की जितनी क्रिटिसिज्म की जाए उतनी कम है, तो आप क्या उम्मीद करते हो उनसे? ये हम तो सर 2004 से उम्मीद नहीं करते, कोई 2002 से उम्मीद नहीं करते इनसे। हम लोग गलती पे थे, मैं तो तस्लीम कर रहा हूं ना। अब हमारे एक और दिल्ली के वो रहे ये मनन साहब, के मनन साहब और वेद प्रकाश शर्मा साहब, दोनों ही हमारे दिल्ली बार काउंसिल के मेंबर्स अभी तक थे, जब तक डिसॉल्व नहीं हुई। और मनन साहब चेयरमैन भी रहे, और जो डिसिप्लिनरी कमेटी है और को चेयरमैन है हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वेद प्रकाश शर्मा साहब, दिल्ली के हमारे वकील हैं, हमारे बड़े हैं हमसे। वो उन्होंने ये बात मानी और बताई, मनन साहब ने और वेद प्रकाश शर्मा जी ने मानी कि 90% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जजेस जो हैं वो भ्रष्टाचारी हैं। 90%। ये तथ्यात्मक रूप से बात है, जो कि रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे लोग, जिनको
पर्सनल जानकारी होगी, उन्होंने बताई जी। अब आप मुझे बताओ, आप तो कितना विश्वास करें। लेकिन जो 5% लोग हैं, जो आप जर्नलिस्ट की फील्ड में भी तो देख लीजिए ना, 5% से ज्यादा ईमानदार जर्नलिस्ट हैं। तो हम बड़ा मुश्किल है सर, बड़ा मुश्किल है। 5% बहुत ज्यादा है। मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्ट रहना चाहता हूं तो माफी चाहता हूं, लेकिन है ना मुट्ठी भर लोग। वही हर एक ऑफिस में, हर एक संस्थान में मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से पूरा देश का बोझ वो संभाल रहे हैं, सारे भ्रष्ट अधिकारियों की गंदगियां संभाल रहे हैं। वही लोग हैं जो देश बचाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। जन आंदोलन होगा। ये विपक्षी पार्टियां अपनी जो वैधता है ना वो खो देंगी अगर इन्होंने अभी भी जागा नहीं। तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। हमने तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर बहुत बार सॉलिडेरिटी में प्रदर्शन भी किए कि जजेस के ऊपर जो दबाव है उसको काउंटर करने के लिए, देखिए सरकार की तरफ से क्या, सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों की तरफ से और आरएसएस और बीजेपी के लोगों की तरफ से डायरेक्ट दबाव है जजेस के ऊपर। तो जनता अगर बाहर खड़ी रहे, अदालतों के बाहर बड़ी संख्या में आंदोलन करे कि हम लोग इस तरफ हैं, आप मत डरो सरकारी दबाव से, तो वो इसका सही रास्ता है। जनता जागेगी, खड़ी होगी, हम लोग देश बचाएंगे। लेकिन देश बचेगा तभी जब मुट्ठी भर लोग भगत सिंह साहब की तरह, अशफाक उल्लाह साहब की तरह, बाकी बटुकेश्वर दत्त साहब की तरह कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे। वैसे देश अब बहुत गलत रास्ते पे निकल चुका है, हम लोग लेकिन इसको बचाएंगे, ऐसा प्रण करके हम लोग जान हथेली पे रख के लड़। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी है। उम्मीद जगती है, ऐसे कोई जानकारी आती है तो उम्मीद बनी रहती है, लड़ने का हौसला जो है वो भी उसको बल मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचा साहब, आपने वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये बातचीत आपने सुनी, प्राचा साहब ने जो जानकारी दी, मेरे ख्याल से भले अभी एक छोटी सी शुरुआत है, शो को नोटिस दी गई, लेकिन वो भी उसका भी निकलना, 2024 के तत्कालीन जो राजीव कुमार जी थे और पूरे सब नाम गिना है, संधू साहब तो अभी भी हैं, और बीएल के डायरेक्टर से लेके हर चीज, तो ये शोकोज नोटिस का निकलना मेरे लिए तो मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूँ, इतने साल से मैं हर बीट को कवर करता हूं मैं, तो इस नोटिस का निकलना मेरे ख्याल से अपने आप में एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जैसे प्राचा साहब ने कहा कि अगर इस 15 दिन के भीतर बिहार की पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब 3 बड़ी हैं पार्टी विपक्ष में, तो एक तो आरजेडी है, दूसरी कांग्रेस, और कांग्रेस से भी बड़ी वहां पे तो मैं मानता हूं कि वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो माले है, मार्क्सवादी लेनिनवादी, वो है। तो अगर ये सब मिलके, अगर प्राचा साहब कह रहे हैं कि इस तरह से और लोगों को जोड़ के अगर एक एक कंस्टिट्यूंसी से भी जो है इसको चैलेंज करना शुरू करे, तो बिहार चुनाव में भी बहुत कुछ, क्योंकि कानूनी प्रावधान है, लड़ने का तरीका अब तरीके से लड़ना पड़ेगा, तो उस तरह से अगर किया जाए तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। राहुल गांधी साहब से हमारी तो गुजारिश है कि आप, अच्छी बात है, आप वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी हो रही है उसको आप उजागर कर रहे हैं, उसको करना अच्छी बात है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको हम कहते हैं मशीन, और मशीन के साथ साथ सरकारी मशीनरी, वोट करने का मशीन और साथ में सरकारी मशीनरी, ये दोनों चीजों पर अगर आप नहीं आए, क्योंकि आपने इसका जिक्र अब तक नहीं किया है, आपसे गुजारिश है कि इस पर भी जो है कुछ आप बोलें, न सिर्फ बोलें, इस पर जो है एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करें। देश में अगर सही में लोकतंत्र को बचाना है तो ये बहुत जरूरी है ना। बस यही कहूंगा मैं। आप अपनी राय जो है कमेंट के जरिए इस बातचीत को लेकर जो भी बनी हो हमको लिख के जरूर से भेजें, और लगा आपको ये कि सार्थक बातचीत रही है तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक जो है इसको आप शेयर कीजिए अपने सर्कल में, और अगर अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ये आपसे विनती है, और अपने आसपास के लोगों से, अपने साथियों से भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।